आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सिटी गाज़ियाबाद लोनी के अंदर। एक जगह है विकास कुंज। वहाँ पे एक सोसाइटी को एक सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी, एक संस्था के बारे में जब हमने सुना तो हमें खुद मिलने की ख्वाहिश हुई कि उनसे मिलकर जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जहाँ पर जो है पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं भारत की आबादी आती है, जिसकी वजह से आज हम बहुत सारे एलिगेशंस तो लगाते हैं कि हमारे देश के अंदर बेरोज़गारी बढ़ रही है, 20 करोड़ लोगों को निकाल दिया गया है, बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कभी भी एनालिसिस नहीं करते। लेकिन एक संस्था ने एनालिसिस भी किया, और एनालिसिस ही नहीं, जिस तरह से पूरे देश के अंदर उन्होंने बढ़ चढ़कर कोने कोने में ये मुहिम चलाई है, अपने आप में बहुत अप्रिशिएबल है। उसी संस्था के एक वरिष्ठ पदाधिकारी इस वक्त हमारे कैमरे के समक्ष मौजूद हैं। हम उनसे आज चर्चा करेंगे इसके विषय में और जानेंगे कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव इन तमाम चीज़ों के अंदर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं आपके विषय में जानना चाहूँगा, आपका परिचय दें अपना। मेरा नाम सुधीर शर्मा है और हमारा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के दायित्व पर हूँ। बात दायित्व की नहीं है, बात यहाँ काम करने की है। और जहाँ तक अभी मैं आपके माध्यम से सुन रहा था कि आपने कहा था कि भारतवर्ष हमारा दूसरे नंबर पे था। भारतवर्ष तो हमारा पहले से ही जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक रहा है। यदि हम चाइना की बात करें, चाइना से अपने आंकड़े देखते हैं तो चाइना पहले से ही क्षेत्रफल के मामले में भौगोलिक हमसे 3 गुना था। और हम आज भी ये कहते हैं कि 2027 में हम चाइना को क्रॉस कर देंगे, तो ये मिथ्या है। जिस चैनल से भी, जिस पेपर में भी, या जो भी व्यक्ति इसके उद्बोधन करते हैं, मैं उन्हें गलत ठहराऊंगा, क्योंकि चाइना को अब से वर्षों पहले हम क्रॉस कर चुके हैं। 1/3 हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल होने के बावजूद हम चाइना के दूसरे नंबर जनसंख्या के मामले में आते हैं। और यदि मैं पूरे विश्व की बात करूँ तो 720 करोड़ की आबादी होने के बावजूद हम 140 करोड़ को तो क्रॉस कर चुके हैं। अभी भी हमारे जितने भी मीडिया बंधु हैं या सभी कहते हैं कि 135 करोड़ की आबादी है। 135 करोड़ की आबादी ऑन रिकॉर्ड यदि हम बात करें तो ये 2011 की जनगणना के आधार पर थी। लेकिन आज यदि मैं 2021 की जनगणना के आधार पर बात करूं, जिनके अभी तक आंकड़े नहीं आए, तो हम 150 करोड़ को भी क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा सर, आपको कितना टाइम हो गया सर आपको इस मुहिम से जुड़े हुए या इस पर वर्क करते हुए? सर मैं इस मुहिम से 2015 से जुड़ा था और उस दिन से अनवरत रूप से 24 घंटे इसी पे काम करता हूँ। हमारे मोदी जी का कहना है कि वो 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं 24 घंटे काम करता हूँ। सोने के लिए मैं दिन में भी टाइम चुरा लेता हूँ और रात को भी चुरा लेता हूँ, लेकिन जब मेरी मुहिम का काम आता है तो मैं उसमें 24 घंटे लगा रहता हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, आपको क्यों लगता है कि हमारे देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, क्या क्या हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या से नुकसान हो सकते हैं, या क्या हमें करना चाहिए, उसकी कंट्रोल के लिए क्या आपने मापदंड बनाए हैं, क्या आपका कहना है सर? देखिए, जहाँ तक मैं जनसंख्या के अगेंस्ट बात करूँ तो आज हम चाहे अस्पताल में जाएं, चाहे रोड पर जाएं, चाहे हम किसी रेलवे स्टेशन पे जाएं या बस स्टैंड पे जाएं, आप जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ मारामारी है। ऐसा क्यों है? रातों रात रोड बनता है, लोग कहते हैं विकास नहीं हो रहा। कोई भी सरकार है वो विकास करती है। आज यदि मोदी सरकार, योगी सरकार है, ठीक है, इन्होंने भी बहुत काम किए हैं, इससे पहले सरकारों ने भी काम किए, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में विकास होना ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। जैसे रातों रात रोड बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं और रातों रात ही वो रोड हमारे नेड़े हो जाते हैं। क्यों? आज जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप देखिए, कोई किसान इस पर खेती करता था, और किसान खेती करता था तो जो उपज पैदा होती थी वो हमारे भरण पोषण के लिए यहाँ से हमें खाद्यान्न मिलता था। लेकिन जिस तरीके से हमारी जनसंख्या का विस्फोट होता जा रहा है, बेतहाशा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे सारे के सारे रहने की जगह खत्म होती जा रही हैं। जो हमारे जंगल है वहाँ से पेड़ कटते जा रहे हैं और जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें अस्पताल भी चाहिए, हमें कॉलेज भी चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी भी चाहिए, और हमें चलने के लिए रोड भी चाहिए। वो रोड कहाँ से आएंगे? वो इंस्टीट्यूट कहाँ से आएंगे? वो अस्पताल कहाँ पे बनेंगे? सर बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन अगर भूगोल की माने तो अभी भी हमारे पास लगभग 80% ज़मीन खाली पड़ी है। लेकिन भूगोल के आंकड़े हैं हिंदुस्तान के पास। आप भौगोलिक आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन भौगोलिक आंकड़े यदि मैं बता दूंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। पूरे विश्व का 2.4% हमारे पास भूभाग है और 4.9% हमारे पास जल है। आप बताइए कहाँ जाएगा? पूरे विश्व का 2.4% भूभाग, और यदि हम पूरी जनसंख्या की बात करें तो 17% पूरे विश्व का, कहाँ बैठाएंगे? ये खाने की जगह जिस पे हम खेती करते थे वो खेती हमें रहने के लिए यूज करनी पड़ेगी, और जब उसमें रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि रबड़ नहीं है, इसको हम खींच लेंगे। ये दिन पे दिन सिकुड़ती जा रही है। भौगोलिक आंकड़े हमारे बिगड़ते जा रहे हैं। दिया गया 70 साल पहले एक लॉलीपॉप हमारे मुंह में दे दिया गया, हम दो हमारे दो बच्चे सबसे अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन एक स्लोगन मात्र रह गया। क्यों? इसके ऊपर काम होना चाहिए। अब से पहले 4 दशक पहले चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, मैं अभी आपको पहले भी बता रहा था, उसका इफेक्ट पड़ा है।
आज चाइना में हर घर में नौकरी के लिए नहीं बैठा है कोई, हर घर में उद्योगपति बैठा हुआ है। आज चाइना हमारी नज़रों में जैसे मिला के बात बात सही कर है, रहा है। लेकिन हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहेंगे आपसे कि चाइना की बिल्कुल, लेकिन आज भी पॉपुलेशन हमारे से ज़्यादा है चाइना के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। जितना हमारा पूरे टोटल देश का बजट होता है, चाइना का सिर्फ इतना शिक्षा बजट होता है। ऐसा क्यों सर? इस पर एनालिसिस किया आपके विभाग ने? यहाँ तो हम ना रोजगार दे पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, बेतहासा जनसंख्या है। आप मान्य जी एक बात बताइए, 100 में से 33% होते हैं, 33% हमारे पास भूभाग है, लेकिन जनसंख्या इक्वल टू, तो विकास उनका होगा हमारा होगा। सर बिल्कुल बात सही, लेकिन सर आपको ये नहीं लगता इसके अंदर कहीं ना कहीं चाइना की जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं ईमानदार रही है, भ्रष्टाचार कम रहा है चाइना में, और उसके बावजूद उन्होंने उसी जनसंख्या का एक बड़ा फ़ायदा उठाया जो कि मोदी जी नहीं उठा पा रहे हैं, जो कि योगी जी नहीं उठा पा रहे हैं। एक बड़ा फ़ायदा उठाया और उन्होंने घर घर के अंदर कारोबार को पहुँचाया, और छोटे से लेके एक छोटा बटन बनाने से लेके और एक जो है हवाई जहाज बनाने तक चाइना ने विकसित कर दिया और पूरी दुनिया के अंदर अपना माल पहुंचा दिया। तो क्या हम ऐसा डिजिटल भारत नहीं बना सकते इसी जनसंख्या का फ़ायदा उठा के? एक बड़ा सवाल है। महोदय, हमारी जनता जो है वो फ्री की चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती है, चाइना में फ्री की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मैं एक चाइना का एग्जाम्पल दूंगा यदि आपको सुनना है तो। एक मशीन लगी थी मेरठ के अंदर, और उस मशीन की कॉस्ट करीब 80 लाख रुपये थी, और मैं उन महाशय जी से आपका इंटरव्यू भी करवाऊंगा। उस 80 लाख की मशीन को इंस्टॉल करने के लिए चाइना का ही इंजीनियर आना था, इंडियन उसको कोई इंस्टॉल नहीं कर सकता था। जब चाइना का इंजीनियर आया तो उनकी एक प्रोटोकॉल होता है कि 25,000 रुपये पर डे आपको उस इंजीनियर को देना होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसकी जो लिमिट थी, जो ड्यूरेशन था इंस्टॉल करने का, वो 1 महीने का था। लेकिन उस चाइना वाले व्यक्ति ने यहाँ आकर के उस मशीन को 8 दिन में इंस्टॉल कर दिया। जब 8 दिन में इंस्टॉल किया तो उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, 1 महीने का आपका टारगेट था, 1 महीने में आपको इस काम को पूरा करना था, और आपको तो पर डे के हिसाब से हमें 30,000 रुपये देने थे, तो आपके तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसे बनने थे, लेकिन आपने इसको 8 दिन में ख़त्म कर दिया। ऐसा क्यों? उसने कहा देखिए, मैंने इस काम को 8 दिन में ख़त्म किया है, ये मेरी एबिलिटियों के ऊपर आधारित है, मुझे फ्री का नहीं चाहिए, जितने दिन में मुझे काम खत्म करना मैंने कर दिया। उनको पता था कि 1 महीने तक ये काम चलेगा, लेकिन मैं कल मेरी फ्लाइट पकड़ के मैं वहाँ पहुँचूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप 2-4 दिन थोड़ा रेस्ट कीजिए, यहाँ रुकिए, हम आपको उतनी सैलरी देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे हराम का नहीं चाहिए, मैं अपने वहाँ जाकर के दूसरा काम करूँगा। नहीं मानिए जी, अभी सुनना पड़ेगा आपको। आप अभी दिल्ली का देख लीजिएगा, केजरीवाल सरकार ने कहा कि भाई पानी फ्री दूंगा और बिजली फ्री दूंगा, बिक गए ना सारे। आज क्या मिल रहा है वहाँ पर? आज यदि प्रदूषण के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में ये तुलना करी जाऊँ तो आज दिल्ली का भी, हरियाणा का भी, सब जगह का ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हमारे यहाँ होना चाहिए था। क्यों? ये बिकाऊ है। सर गाजियाबाद में भी सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। देखिए, यदि आप गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल क्योंकि यहाँ पार्टी की बात नहीं कर रहा, आपने केजरीवाल की बात करी, मैं उस मुद्दे पर नहीं आना चाहता था, क्योंकि हमारे लिए सब इक्वल है। पत्रकार महोदय, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। दिल्ली की आबादी कितनी है जरा आप बताएंगे? लगभग 2 करोड़। 2 करोड़। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? कितनी सर? शायद 24 करोड़। नहीं, कम है थोड़ा, लगभग 20 करोड़ के आसपास। 20 करोड़ मानते 20 करोड़ है? 2 करोड़ और 20 करोड़ अंतर कितना है सर? क्षेत्रफल भी तो बहुत बड़ा है। चलिए हम इस बात पे नहीं फुरकान भाई, 1 सेकंड जी। कम से कम नहीं तो 6 कंट्री आपके उत्तर प्रदेश में बनेंगी, और मुख्यमंत्री आप बताइए कितने विकास करेगा, कितनी चीज़ों को देखेगा? बिल्कुल कोई पार्टी की बात नहीं हो रही है, हम वापस उसी मुद्दे पर आते हैं। आपका जो अपना एक वो टॉपिक चेंज हो जाएगा सर। एक्चुअली हम फिर वापस उसी पे आते हैं। मेरा एक सवाल ये था कि जिस सवाल से आप थोड़ा सा भटक गए, कि चाइना ने अपनी उसी आबादी को एक बड़ी ताकत बनाया, दैट इज़ द डिजिटल। हमें देश देखने को मिला जिसने प्रूफ करा, सिर्फ अल्फाजों में नहीं, जैसे कि हमारे मोदी जी ने कहा कि डिजिटल भारत बनाएंगे, डिजिटल ये बनाएंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन यहाँ नोटबंदी हुई तो बड़ी परेशानी हुई, 200 से ज़्यादा मौतें हुई। अगर यहाँ जो भी परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तन, और वही नहीं, वर्ल्ड के अंदर आंकड़े, जिस देश के अंदर भी नोटबंदी हुई है वो हमेशा उसकी विकास दर गिरी है, और यहाँ भी विकास दर गिरी है सर, ठीक है ना। यहाँ भी सबने देखा है विकास दर गिरी है, जीडीपी गिरी है, लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत चाइना ने बनाया उसी आबादी को बनाया, और आबादी को बना के एक बच्चे को उसने इंजीनियर बना दिया, और इंजीनियर बना के उसने फ़ायदा पहुँचाया, पूरे वर्ल्ड से पैसा कमाया। और हद बात यह है कि अब वो कोरोना का भी विस्फोट करने का जो जिम्मेदार चाइना है, वुहांग है, आज वैक्सीन भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उसी की बिक्री है। हाउ इज़ इट पॉसिबल सर? एक बड़ा सवाल है। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं कि चाइना की वैक्सीन बिक रही है। चाइना ने तो अभी वैक्सीन बनाई नहीं, अभी तो वैक्सीन इंडिया की बिक रही है। और जो आप बात कर रहे हैं सर, नहीं बन चुकी है चाइना की। आप लेटेस्ट आंकड़े देखिए, उसने बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया एयरपोर्ट पर। नोटबंदी में आपको परेशानी हुई सर? चाइना में उसने जो अभी जो चाइना के अंदर एयरपोर्ट पे से कोई उतरेगा ना तो बगैर उसकी वैक्सीन लगाए घूम ही नहीं सकता सर। भाई साहब, नोटबंदी में आपको परेशानी हुई? सर मुझे भी हुई थी।
क्या परेशानी हुई? यही कि बैंकों के सामने एक एक महीने तक लगना पड़ा था और बहुत सारे लोगों को देखा हमने कि बाहर पड़े रहे। केवल बैंकों में उन लोगों की लाइनें लगी, वो लोग परेशान हुए जिन्होंने अपनी एक्सचेंज किया। लेकिन जो आम आदमी था, जो आम जनता थी, वो पहले भी ऐसी थी और वो आज भी ऐसी है, ना उसको कोई फ़र्क पड़ा। लेकिन जिन लोगों ने वो मनी इकट्ठा कर रखी थी, ब्लैक मनी, जिसको एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी था, जो तकिए के नीचे लगा के सो रहे थे, परेशानी उन लोगों को ही। आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ का। आप भी गए होगे 10-20 हज़ार एक्सचेंज करने, मुझे तो परेशानी नहीं हुई क्योंकि मेरे पास भी 15,000 रुपये थे, एक झटके में चेंज हो गए। मुझे क्या जरूरत पड़ रही थी नोट? अब मुझे इस मुहिम में नोट क्या change क्या कहाँ से करेंगे करूँगा? आगे सर? क्या ऐसा करना चाहिए कि देखिए, कानून बनना चाहिए इसके लिए 2 बच्चों के लिए, या फिर कोई और नई व्यवस्थाएं लानी चाहिए, या क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट होने से हम रोक सकें? क्या करना चाहिए? 70 सालों में जो देश का बेड़ा गर्क हुआ है, वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख। हमारी भारत सरकार से केवल और केवल एक ही मांग है, देश के अंदर 2 बच्चों का कानून बने जो 2 से तीसरे बच्चे की तरफ जाए। एक अपवाद हो सकता है, लेकिन अपवाद के बिना 2 से तीसरे की तरफ जाए, उसकी सारी सरकारी सब्सिडी, सारी सरकारी सुविधाएं और उसके साथ साथ वोट देने का अधिकार खत्म हो। यदि चौथे बच्चे की तरफ जाए तो उस दंपत्ति को उठा करके जेल में बंद कर दिया जाए। हमारी भारत सरकार से केवल और केवल एक यही मांग है। क्षेत्र, धर्म, जाति और भाषाई सारे बंधनों से ऊपर उठकर, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। क्योंकि यदि पानी मुझे चाहिए तो मुस्लिम को भी चाहिए, यदि शिक्षा मेरे बच्चे को चाहिए तो शिक्षा मुस्लिम के बच्चे को भी चाहिए। किसी कोई विशेष समुदाय का हमारा कोई टारगेट नहीं है। विशेष धर्म से कोई टारगेट नहीं है। हम चाहते हैं चाइना की तर्ज पे नहीं। चाइना ने तो 1 चाइल्ड पॉलिसी का काम किया था, हम 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि 2 चाइल्ड पॉलिसी में हमारे बहन और बहनोई वाला रिश्ता भी कायम रह जाता है। थे ना पहले रिश्ते, मेरे माँ बाप थे ना, वो 7-8 बहन भाई थे, मैं खुद, हमारे 5-6 बहन भाई थे। लेकिन आज कहाँ हैं? हम तो सबको इंजीनियर बनना है, सबको वकील बनना है, हमें डेवलपमेंट की तरफ सोचना है। लेकिन यदि मैं उन लोगों की बात कर दूं जो इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, जिनको सो कॉल्ड नेता, सो कॉल्ड मौलवी, सो कॉल्ड पंडित उनको बरगला रहे हैं कि आप जनसंख्या का विस्फोट कीजिए, सरकार तो घुटनों पे आ जाएगी। क्योंकि आने वाले टाइम में, पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये फिर गुलामी की तरफ हम जा रहे हैं। इसमें हम हिंदू और मुस्लिम करते रह जाएंगे और दूसरा देश इस पर कब्जा कर लेगा। उस दिन जनसंख्या खूब बढ़ा लेना। लेकिन आज मैं सभी से ये कहता हूँ कि देश अपना है, धर्म अपना है, मजहब अपना है, चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हमें इस कानून की तरफ ध्यान देना चाहिए। रोजगार भी खूब मिलेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा जो टीम है वो मोदी जी के पास है। आप किसी भी देश के संरक्षण कर लीजिएगा, विश्लेषण कर लीजिएगा, युवा वर्ग जितना भी मैक्सिमम पे 65% में सबसे बड़ी जो युवा इस टीम है, युवा वर्ग को यूटिलाइज करना है तो हमें कानून बनाना पड़ेगा। और कानून बनाने के बाद में हमें उद्योगों की तरफ, इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मनभेद भले ना हो, लेकिन मतभेद सभी का है लगभग। तो ऐसे में क्या ये कानून पॉसिबल है, बन पाएगा? और बन पाएगा तो क्या चल पाएगा? नहीं, बन भी पाएगा और चल भी पाएगा यदि इस पर जो सरकार ध्यान दे, हम सब लोग ध्यान दें, हम सबकी सोच अच्छी हो, तो ये कानून बनेगा भी और चलेगा भी। इसमें तो हमें चलाना है कानून, तो ये तो हमें सोचना है इस बारे में कि 2 बच्चे होंगे तो हमें कितना आराम मिलेगा, 10 बच्चे होंगे तो उनको हम कैसे उनकी शिक्षा दे पाएंगे, क्या उनको रोज़गार दे पाएंगे, क्या उनको सरकारी नौकरी मिल पाएगी। 2 बच्चे होंगे तो बढ़िया खा सकते हैं, बढ़िया रह सकते हैं और सब कुछ अच्छा हो सकता है। मुबारकबाद सर आपको। सर अपने विषय में बताएं सर, अपना पहले परिचय दें अपने विषय में। विजय बहादुर सिंह नाम है और भारत सरकार से हूँ, रेल मंत्रालय में सदस्य। हाँ, तो सर आपका एक्सपीरियंस तो सबसे ज़्यादा रहा होगा क्योंकि आप रेल मंत्रालय में रहे। एक बढ़ी हुई आबादी से क्या इफेक्ट रहा था? क्योंकि भारत की रेलवे जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, शायद इतना। अच्छा, अभी भी हैं आप? तो सर वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो ऐसे में सर क्या क्या आपका अनुभव रहा और क्या आपको लगता है सर? सर बहुत ज़रूरी है, ये कानून बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग भी जगह जगह रैलियाँ कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, बैठ कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है और जनता का यही चाह भी है कि ये कानून बने और होना भी चाहिए, इसी से हम लोगों को फ़ायदा है। अच्छा सर, एक अहम बात ये भी सर, इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी जब वो प्रधानमंत्री थी देश की, तो एक कानून बनाया गया था पुरुषों की नसबंदी का, और उन्हें लगता था कि इस अभियान से जो है, और बल्कि कानून बना दिया गया था, लेकिन उस कानून के बनते के साथ ही, और वही नहीं, तब से लेके देश आज़ाद से लेके अब तक अक्सर करके कोई भी कानून को ये साबित करने में एक लंबा वक्त लग जाता है, तब तक देश का करोड़ों अरबों रुपये का नुकसान हो चुका होता है। चाहे वो सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, किसानों के बिल का मामला हो या नसबंदी का मामला हो। तो सर क्या लगता है आपको कि जब इंदिरा जी के टाइम में नसबंदी का एक प्रोसीजर बनाया गया था, तो किस तरह का आपका अनुभव रहा होगा? क्योंकि शायद वो उस टाइम वो मंजर देखा होगा आपने। ये तो उन्होंने ज़बरदस्ती किया था, एक तरह का ज़बरदस्ती हुआ था, बाकी कानून तो कोई उन्होंने बनाया नहीं।
एक तो जनता के साथ एक बहुत बड़ा खिलौना किया उन्होंने और अपराध किया था। बाकी उस कानून से ना कोई भी फ़ायदा हुआ, ना उसके कोई किसी को इफेक्ट पड़ा। लेकिन जो हम लोग अब लेके चल रहे हैं ना, इस चीज़ को अब जनता में भी घूम रहे हैं, हम हर गांव-गांव जा रहे हैं, बाकी चीज़ को बनाने में लगे हैं, बल्कि बनवाने में लगे हैं और होना भी चाहिए। अच्छा सर, एक अहम और आखिरी सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अक्सर करके हमें भी लगता है कि किसानों के फ़ायदे का है ये 3 बिल जो है, इसमें दलालों की एंट्री ख़त्म हो जाएगी। मेजॉरिटी के अंदर लोग मानते भी हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स लीड रोल इसमें कर रहे हैं। तो अगर ऐसी दुविधा फिर सामने आ गई, अगर ये कानून पास भी हो जाता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? किस तरह से इस कानून को लागू कराया जाए, क्या योजना बनाई जाए? देखो, कानून तो बिल्कुल सही है अपने जगह पे, कानून में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लोग बाग जो दलाल लोग हैं वो इसको पब्लिक को जो गुमराह कर रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीनें चली जाएंगी, तुम्हारी ये चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, किसी कानून में नहीं लिखा कि हमारी ज़मीनें चली जाएंगी। लेकिन ये तो किसान को भड़काया जा रहा है। हमें तो अब आपको लगता नहीं सर, अगर ये 2 बच्चों का कानून बनेगा तो इस तरह से फिर एक अराजकता फैल जाएगी देश में? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारे भाई हम चाहते हैं ना, मुस्लिम भी चाहता है, ब्राह्मण भी चाहता है, क्षत्रिय भी चाहता है, सब चाहते हैं और सब जुड़े हुए हैं, हमारे मुहिम में सारे जुड़े हुए हैं। तो ये तो सबका है, कोई एक का नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम आपको बता दें कि महज हम सभी लोगों का विचार आपके सामने नहीं रख सकते क्योंकि एक बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इनकी मुहिम में मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस पूरे लोगों को, सभी सदस्यों को दिखाएं जो इस इंटरव्यू को सुनने, अपनी संस्था के अध्यक्ष को, अपने पदाधिकारियों को सुनने के लिए, और उनका किस तरह का, उन तमाम लोगों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है इनका साथ दे रहे हैं। और अभी भी जो है इनकी साप्ताहिक एक मीटिंग होती है, जो आज मीटिंग के लिए यहाँ पर विचार विमर्श करने के लिए आए हैं, और हर हफ्ते ये अपना एनालिसिस करते हैं कि हमारी टीम ने कहाँ काम किया, कितना काम किया और कहाँ तक पहुँच सके। जहाँ तक मैं सही हूँ तो हम वापस दोबारा जो है रुक करेंगे और हम पूछना चाहेंगे, तो सर ये हर हफ्ते जो आज आपकी मीटिंग होती है, ये इसी विषय पर होती है, इसी विषय पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं? हाँ, देखिए, देश के लिए जितनी भी विकास की नीति हैं उन पर भी विचार करते हैं, और इस फाउंडेशन की जो नीति है 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए भी हम आपस में डिस्कस करते हैं। और महीने के एंड में फ्राइडे को हम SDM से लेकर के DM या तहसील या मुख्यालयों से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपते हैं ताकि इस कानून पर जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके। आज 225 सांसद हमारे इसके साथ ना कि संबद्धता है, इसके साथ उनके ID प्रूफ से हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं, वो भी इसके साथ संबद्ध है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और देखिए, जिस देश के अंदर जो है लगभग मेजॉरिटी इसके समर्थन में हो, तो वहाँ पर हमें लगता है अगर कानून बन भी जाएगा तो देश के लोगों को बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या आपका विचार है, कितना आप इस मुहिम से सहमत हैं और कितना आप अनसेटिस्फाइड हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं हमें। और अगर आप वाकई, क्योंकि देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक गिलास के अंदर एक बाल्टी पानी भरा नहीं जा सकता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करूंगा अपनी बात को, इस चर्चा को। और यदि आपको आज के हमारे विषय, हमारे टॉपिक, हमारी चर्चा अगर अच्छी लगती है तो आप इसको पूरे देश के कोने कोने में पहुँचाएँ ताकि इनका सफ़र आसान हो सके, इनकी मुहिम में आपकी सहायता मिल सके। और बने रहें न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू के साथ।